पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। माँ बाप का सपना कभी ज़ाया मत जाने दीजिए, माँ बाप का भी सम्मान करते रहना, क्योंकि माँ बाप ही वो पर्सन है जो तुम बूढ़े भी हो जाओगे, माँ बाप चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। कोई तकलीफ तुम पर होगी तो वो सोचेंगे कि ये तकलीफ हम पर क्यों नहीं आई। अर्थात माँ बाप भले ही तुम्हें डांटते हो या कुछ भी कहते हो, लेकिन वास्तव में वो बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। यदि तुम पर कोई विपत्ति आ जाएगी तो वो हमेशा तुम्हारे तत्पर रहेंगे, यानी विपत्ति ना आ पाए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। फिर भी तुम लोग जो है माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकते हो, क्या होगा। और बाकी बात रही परिवार, समाज क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ अपने माँ बाप के लिए सफल हो जाइए, पढ़ लीजिए। स्थितियाँ तो बहुत दयनीय है इस संसार में, इसलिए भैया पढ़ने वाले छात्र हो, पढ़ लीजिए, ठीक है। हर कोई कहता है, ज्ञान देता है कि पढ़ लिख कर कभी कोई कुछ बना है। हम उनसे कहना चाहते हैं, पढ़ लिख कर भले ही कोई कुछ नहीं बना, बिजनेस या धंधा दारू बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। क्या दारू बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन क्या उससे तुम इज्जत पाओगे? पैसे तो खूब बना लोगे, लेकिन इज्जत क्या कोई तुम्हारी करेगा? नहीं करेगा। समय को जाया मत जाने दीजिए। मोबाइल, सारी चीज़ें बहुत दूर की चीज़ें हैं। मोबाइल जीवन भर चलाओगे, एक बार ये लाइफ चली जाएगी या ये पढ़ाई चली जाएगी। लाइफ तो नहीं जाएगी भैया, लाइफ तो वैसे भी चलती रहेगी। नहीं भी पढ़ोगे तो भी लाइफ चलेगी। चलने को क्या, चलने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। में शिक्षा केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब शिक्षा है। पहले वो तो करो जो प्रथम स्थिति में है। प्रथम स्थिति में शिक्षा ग्रहण करो, फिर उसके बाद आगे आधी चीजें स्कूल सिखाता है और आधी चीजें समाज सिखाती है, आधी से ज्यादा चीजें, ठीक है। तो शिक्षा और समाज, ठीक है। समाज सबसे ज्यादा बुरे लोगों से पटा पड़ा है, भरा पड़ा। अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे, ज्ञान देने वाले तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है समाज में। ज्ञान देने वालों की तो हर दूसरा व्यक्ति ज्ञान तुम्हें दे सकता है। ज्ञान तो ऐसे देगा, यदि यार समझ जाएगा कि तुम जो है नॉलेज के लेवल से थोड़ा कमजोर हो, तो वो तो ज्ञान इतना सारा दे देगा कि क्या बताएगा, ठीक है। इसलिए ज्ञानी बनिए, शिक्षित बनिए, उद्देश्य यही है। शिक्षा मतलब पहले भी बताया, नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है एक अच्छा नागरिक बनना। वो जब शिक्षा होगी तो जॉब भी, नौकरी भी मिल जाएगी, वो बात सही है। लेकिन करेज होना चाहिए, जो चीज करना है सो करना है। उसके लिए ये प्राण भी निछावर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए भैया, ज़्यादा ना बातें करते हुए आगे हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
अर्थात उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने किया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हमने बताया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा है। ठीक है, हमने वस्तु को अनंत पर रखा है, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हुई है? उससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस से टकराने के फलस्वरूप अपवर्तित हो गई है। अब भैया कहीं ये दोनों प्रकाश की किरणें ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो ना मिलेंगी उस स्थिति में हम एक आभासी प्रतिबिंब पीछे की ओर खींचते हैं, जहां पर F2 यानी द्वितीय फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कैसा? तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा या बिंदु आकार बोल सकते हो, सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा कहां पर बनेगा? F2 यानी द्वितीय फोकस पर बनता है। ठीक है, इसके बाद अगली हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, इसमें दो ही स्थितियां होती हैं। अवतल लेंस में दो ही स्थितियां होती हैं, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई। ये प्रकाशिक केंद्र है और ये अनंत है, तो ये सारा अनंत है, तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हमने यहाँ पर वस्तु रखी है, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तित हो बाहर की ओर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। अब ये मिलेंगी नहीं, तो हमने ये पहली प्रकाश की किरण को पीछे की ओर खींच लिया, आरेख खींचा। आरेख खींचने के फलस्वरूप यहाँ इस बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वस्तु ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे ही बना है, सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा क्या बनेगा? प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा कहां पर? वस्तु से छोटा F2 और कहां पर? प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अर्थात कहने का मतलब पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। दूसरी स्थिति में आभासी सीधा वस्तु से छोटा, ठीक है, बनता है। इसमें सीधा लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो चूंकि यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा अर्थात बहुत छोटा होगा, यहाँ पर बनेगा। तो उस स्थिति में ये बात तो क्लियर हो गई है ना। अब देखो यहाँ पर गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, तो गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। पहली बात, अवतल लेंस के लिए जिस प्रकार अवतल दर्पण में था कि नहीं था, U का मान अर्थात U का मान मतलब लिख देते हैं पूरा वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या
आर सभी दूरियां ऋणात्मक या ऋण चिन्ह के साथ में, ऋण चिन्ह के साथ क्या कहते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान देना है, इसमें हम शॉर्ट में लिखेंगे अगले। उसके बाद उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए सिर्फ u का मान, क्या u का मान निगेटिव, अर्थात u का मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, u का मान u ऋणात्मक शेष सभी का मतलब v का मान, f का मान, r का मान, तो ये सभी कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ध्यान देना भैया, जैसे भैया सेम टू सेम साधारण शब्दों में यदि यार बताएं, जिस प्रकार अवतल और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में u v f r ये सब मान कैसे थे, निगेटिव थे अवतल दर्पण में। उसी प्रकार अवतल लेंस में भी वही मान जो होते हैं उसी सेम टू सेम होते हैं। उसी प्रकार उत्तल, यहाँ पर उत्तल लेंस में हमने u का मान निगेटिव किया है और से सभी पॉजिटिव कर दिया है। तो उसी प्रकार इसमें भी उसमें भी दर्पण में क्या होता था, उत्तल दर्पण में u का मान निगेटिव होता था और शेष सभी पॉजिटिव होते थे। तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हम बात करते हैं लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अर्थात v का मान क्या होता है, पॉजिटिव, और u का मान निगेटिव होता है। ये लेंस के लिए फार्मूला है, जबकि दर्पण के लिए फार्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर प्लस था, मेन अंतर हमें u जो होगा वो माइनस का होगा, है ना। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अर्थात कहने का मतलब ये f का मान क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन की, किसकी बेटा, रेखीय आवर्धन। इसकी परिभाषा क्या होती है रेखीय आवर्धन की, तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा होती है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, क्या भैया, वस्तु के, ऐसे लिखते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर v/u, भैया उसमें क्या था, उस वाले में था हमने माइनस का v/u बताया था कि नहीं बताया था।
तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, लेंस के लिए माइनस नहीं लगेगा। तो m बराबर v अपान यू या h डैश अपान h, ठीक है। तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा। दर्पण वाले में क्या था, दर्पण का रेखीय आवर्धन जब ज्ञात करें m बराबर माइनस v अपान यू होता था, लेकिन यहाँ पर लेंस का है तो लेंस में यही अंतर है कि m बराबर v अपान यू ये होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए भैया, ठीक है। धन्यवाद।